दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। इसी कड़ी में आपको जानकारी दे दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और एक और नया कानूनी शिकंजा उनके ऊपर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल जिस पहले फ्लैट में रहा करते थे, पहले जिस सरकारी आवास में रहा करते थे, जिसे शीश महल भी कहा जाता है, जो कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड है, और उसके ऊपर जो है CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो अब विस्तृत जांच के उन्होंने आदेश दे दिए हैं। हालांकि यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि ये जो शीश महल है, इस पे पहले से ही CVC जो है वो अपनी जांच कर रही थी और जांच में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर अब CVC का ये कहना है कि इस पर विस्तृत जाँच होगी। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो फिलहाल आने वाले दिनों में कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। यह आपको जानकारी दे दें कि जो बीजेपी के नेता है और अब विधायक बन चुके हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने CVC से 14 अक्टूबर को कंप्लेंट करी थी कि जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है उस पर जो है जिस तरीके से वो बंगला बनाया गया, जो वहाँ पर निर्माण हुआ है, उसने सारे जो निर्माण मानदंड हैं उनका उल्लंघन किया है और इसी को लेकर जो है उन्होंने CVC से कंप्लेंट की थी और इसके बाद CVC ने नवंबर में इसकी जांच शुरू कर दी थी। दरअसल विजेंद्र गुप्ता ने जो आरोप लगाए थे उसमें उन्होंने CVC को ये बताया कि जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है, जब इसका रेनोवेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर जितने भी आसपास के तकरीबन 2 जो सरकारी फ्लैट थे और साथ ही जो 2 सरकारी बंगले थे और साथ साथ जो सरकारी संपत्तियाँ थी उनको ध्वस्त किया गया। उसके बाद उनको जो है उस 6 फ्लैग स्टाफ रोड में उसका विलय किया गया, जो कहीं ना कहीं निर्माण मानदंडों का जो उल्लंघन करता है, जिसके बाद जो है CVC ने इसकी जांच जो है वो शुरू कर दी थी और अब उसके बाद CVC ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की, जिसके बाद CVC अब विस्तृत जांच के आदेश दे चुकी है। यानी साफ तौर पर अब फिलहाल आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में बजट सत्र की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच देहरादून स्थित विधानसभा भवन में यह बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। लगभग 1 लाख करोड़ का बजट इस बार सदन के पटल पर आएगा, जिसमें पूरे प्रदेश के विकास की रूपरेखा दिखाई देगी। इस बजट के पहले पूरे प्रदेश के आम लोगों से, स्टेक होल्डर से इस बजट में क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसको लेकर के सरकारी जो कवायद है वो जारी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसको लेकर के कुछ बैठकें की हैं, कुछ लोगों के सुझाव भी उनको मिले हैं। उन सुझावों को इस बजट को बनाने में शामिल किया जाएगा। सभी स्टेक होल्डर से पिछले कई सालों से सरकार उनसे उनकी राय लेती है और उसके बाद बजट का निर्माण करती है, जिससे जो राज्य का बजट है वो अधिक लोकोन्मुखी हो, यानी पब्लिक ओरिएंटेड बजट बना सके सरकार। इसलिए उनसे बराबर संवाद करती है, उनके सलाह सुझाव को बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल करती है। विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर के विधानसभा सचिवालय काफ़ी सक्रिय है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने बताया है कि सत्र की तैयारियां अंतिम चरण में है, उसको लेकर के सुरक्षा की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है और विधानसभा सत्र के दौरान जो आम जनता को ट्रैफिक की समस्या होती है वो कम से कम हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ट्रैफिक को लेकर के अलग से भी विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि जो आम जनता है उन्हें इस तरह की कोई दिक्कत न हो और सत्र भी सुरक्षित चले, जबकि जो जनता है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से उनकी दिनचर्या चलती रहे। तमाम जो पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष को सदन के पटल पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां सदन के बाहर यानी सड़क पर भी सरकार को घेरने की तैयारियों में जुटी है। दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो सरकार पूरी तरह से इस बजट को लोकोन्मुखी बनाने के साथ साथ लोकप्रिय बनाने के लिए भी मेहनत कर रही है और इस बजट को लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं काफ़ी सक्रिय हैं। पूरे बजट की प्रक्रिया, बजट में क्या कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए। उत्तराखंड 25 साल का हो गया और 25 साल जिसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का है, उनके दावों के अनुसार ही
इस बजट को बनाया जा रहा है। तो आने वाले 18 से 24 फरवरी के बीच बजट में क्या कुछ सरकार करती है, कौन सा विकास का खाका खींचती है, इसको लेकर के एक सस्पेंस जरूर बना हुआ है। लेकिन यह तय है कि 18 से 24 के बीच आयोजित हो रहे इस बजट सत्र के दौरान देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की सियासत गर्म रहेगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की कि उत्तराखंड को कहीं ना कहीं ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। और आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड को जब ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बिजली है वो भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन जो बिजली की कटौती है वो लगातार उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं बिजली चोरी के मामले भी लगातार उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलते हैं। अब सरकार इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए स्मार्ट मीटर लाने की कवायद जो है सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है और जल्द ही घर घर जाकर कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। क्योंकि आज जो सचिव हैं, ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने एक प्रेस वार्ता करते हुए साफ तौर पर संदेश दिया है कि अब उत्तराखंड के अंदर बिजली चोरी को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर का सहारा लिया जाएगा और घर घर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें छूट देने की भी बात कही है और साफ तौर पर कहा है कि जो पोस्ट पेड से अपने मीटर को प्रीपेड कराएगा तो उसको 4% की बिल पर भी छूट दी जाएगी। और वहीं देखिएगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो विरोध है वो भी स्मार्ट सिटी स्मार्ट बोर्ड जो कहा जाए जो मीटर है उसका कहीं ना कहीं विरोध भी लगातार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। और वहीं हरीश रावत ने भी इसका विरोध किया है और साफ तौर पर उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं ये उत्तराखंड के लिए एक छल किया जा रहा है। यानी कि इससे कोई भी फायदा उत्तराखंड वासियों को नहीं होने वाला है। बड़ी लोगों को जरूर इससे फायदा होगा, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब रिचार्ज वाले जो मीटर हैं वो होंगे, यानी कि यदि आपके मीटर में रिचार्ज होगा तो तभी आपके घर की बिजली जलेगी, वरना आपके घर में अंधेरा छाया रहेगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष अब मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं देखिएगा कि जो मीटर है उनको लगाने की कवायद जो सरकार की तरफ से शुरू की गई है उसमें एक बड़ी बात ये कही गई है कि जो मीटर है स्मार्ट मीटर वो सबसे पहले विधायकों के घर में लगेंगे और विधायकों के घर से ही कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसे इतना ही नहीं बल्कि सरकारी विभागों में भी स्मार्ट मीटर लगाने का संदेश कहीं ना कहीं सचिव ने यहाँ पर आज साफ तौर पर दे दिया है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। राजधानी पटना में विगत कुछ महीनों से अपराध का ग्राफ बढ़ा है। अपराधियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में चोरी, डकैती, लूटपाट एवं हत्या का वारदात प्रतिदिन कहीं न कहीं कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि कल देर रात राजधानी पटना से सटे नौबतपुर थाना क्षेत्र के चौसा गांव में शुक्रवार को फायरिंग दो युवकों पर फायरिंग कर अपराधियों ने हथियार लहराते हुए वहां से निकल गए। मौके पर 8 खोखा एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आपको बता दें कि जो 2 युवक पे गोलियां चली उसमें एक युवक 24 वर्षीय बिट्टू कुमार जो कि दवा का कारोबारी करता है और दूसरा युवक 22 वर्षीय दीपू कुमार जो प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि 3 बाइक पर अपराधियों ने सवार होकर आए थे और देर रात कल 2 युवकों को फायरिंग किया। फुलवारी पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पे जांच की गई। जांच के उपरांत 8 खोखा एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अभी जांच चल रही है। CCTV फुटेज निकाला जा रहा है, उसके उपरांत पता चलेगा कि अपराधी कौन थे और क्या करते हैं, वो किस कारण से इस पर गोलियां चलाई। ऐसे पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के कारण ही अपराधियों ने उस पर गोली चलाई है। इधर गोली लगने के बाद स्थानीय निवासियों ने दोनों युवकों को पटना के एम्स में भर्ती कराया, जहां पे उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों ने कहा कि अभी इलाज जारी है, लेकिन उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। फिलहाल CC फुटेज
खंगालने के बाद ही प्रशासन सही निर्णय पर पहुंचेगा कि आखिर अपराधी कौन थे, गोलियां क्यों चलाई गई और किस मकसद से गोलियां चलाई गई। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं आपका मेजबान मोहम्मद नबी, कर्नाटका बीदर से। एक बहुत बड़ी खबर आज, जो लेखा अधिकारी यानी कि विलेज अकाउंटेंट, ये जो लोग हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, ये लोग एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। आज उन्हीं की मांगों को लेकर आज जिले भर में धरना प्रदर्शन का है। पिछले 6 दिन से धरना प्रदर्शन पर है। आज तक यहाँ पर स्थानीय MLA हो या स्थानीय मंत्री हो, इंचार्ज मिनिस्टर हो, इनकी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ पर इनकी सहूलत फराहम यानी कि बेसिक फैसिलिटी जो गांव में यही लोग जो गांव में जो काम करते हैं, जो रोशनी का काम करते हैं, इन्हीं को लोगों को यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी नहीं है। स्थानीय जगह पर जहाँ पर ये जॉब करते हैं यानी कि नौकरी करते हैं, जो विलेज अकाउंटेंट जो जिस गांव में ग्राम पंचायत में जो काम करते हैं, वहीं पर इनको रहने के लिए एक सही तरीके से ना दफ्तर मौजूद है, ना ऑफिस है, ना टेबल है, और ना आज के दौर जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इस दौर में इनको ना लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध है, ना इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। और इन लोगों को सरकार बहुत जल्द इनके मांगों को पूरा कर स्थानीय किसानों को और जो स्कूल को जो पढ़ते हैं छात्र जो जाते हैं, खासकर उनके लिए कास्ट इनकम की जरूरत पड़ती है और इन्हीं विलेज अकाउंटेंट की उनको रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे वक्त में अगर सरकार इनके मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और खासकर हुकूमत कर्नाटक, सिद्धरामैया कर्नाटक को एक बड़ा चैलेंज है कि ये लोग अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। इससे पहले जो फर्स्ट फेज था उस वक्त भी ये लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, लिहाजा सेकेंड टाइम ये अभी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी मर्तबा जिले भर बीदर जिले के अंदर दूसरी मर्तबा धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। इन्हीं के बेसिक फैसिलिटीज को लेकर ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। JK 24/7 न्यूज, बीदर, मोहम्मद नबी। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है और आज दूसरा विमान एक बार फिर पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज रात करीब 11 से 11:30 के बीच ये विशेष विमान जो है वो अमृतसर की धरती पर लैंड करेगा और इसमें 119 भारतीयों को डिपोर्ट करके यहाँ पर लाया जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसमें इस विमान के अंदर 67 जो लोग हैं वो पंजाब से संबंधित हैं, जबकि 33 दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हरियाणा से संबंधित हैं। इसके अलावा बाकी गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा महाराष्ट्र और बाकी राज्यों से संबंधित जो हैं वो भी नागरिक इस विमान के अंदर लाए जा रहे हैं। हालांकि इस दूसरे विमान के लैंड करने से ठीक पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को घेरा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि जानबूझकर अमेरिका से डिपोर्ट होने वाले भारतीय नागरिकों का जो विमान है वो पंजाब की टेरिटरी यानी कि अमृतसर के अंदर उतारा जा रहा है ताकि पंजाब को इस पूरे मामले के अंदर बदनाम किया जा सके। जबकि पहले विमान के अंदर जो लोग आए थे वो पंजाब से ज़्यादा दूसरे राज्यों से थे, लेकिन पंजाब के अंदर ये विमान नहीं उतारे जाने चाहिए। इससे कहीं ना कहीं पंजाब की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भगवंत मान के इन आरोपों के बाद अब बीजेपी ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका से जब इंडिया कोई विमान लैंड करता है तो पंजाब या अमृतसर का जो एयरपोर्ट है वो सबसे नज़दीक पड़ता है और यही कारण है कि इसी एयरपोर्ट पर तमाम जो विमान है वो उतारे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही कि एक तीसरा विमान भी 16 फरवरी को अमृतसर लैंड कर सकता है, जिसमें करीब 157 भारतीय जो नागरिक हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में गए थे उनको वापस लाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक डिपोर्टेशन का सिलसिला जारी है और इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी लगातार पंजाब और देश के अंदर गरमाई हुई है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।
सिटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और इस बार जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 18 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चलेगा और इस 16 दिन के सत्र के दौरान 5 दिन का अवकाश रहेगा। तो ऐसे में ये बजट सत्र 11 दिन का होने वाला है और इस बजट सत्र में हंगामेदार होने के आसार हैं। बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा, उससे पहले 17 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष से अपील करेगा कि बजट जो है बजट सत्र शांतिपूर्वक ढंग से चले, जिससे उत्तर प्रदेश के विकास और उत्थान पर चर्चा हो सके। 18 और 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है और 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा के अंदर बजट को पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है वो बजट सत्र के दौरान मिल्कीपुर चुनाव और महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि भाजपा की ओर से भी पूरी जो तैयारियां हैं विपक्ष को जवाब देने की वो पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि पहले से ही आसार है कि जो सत्र है इस दौरान जमकर विपक्ष हंगामा करेगा। और अभी हाल ही में लोकसभा में भी विपक्ष ने सदन में सत्र के दौरान काफी जो हंगामेदार सत्र रहा था, तब सतीश महाना जो स्पीकर है उन्हें कहना पड़ा था कि आपको जनता की बात करने के लिए चुन के भेजा है, ना कि हंगामे के लिए। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनकी आवाज को नहीं सुनने दिया जाता है और यही वजह है कि इस बार जो सत्र है 11 दिन के सत्र में काफी हंगामा विपक्ष काट सकता है और ये सत्र पूरी तरह से हंगामेदार देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 18 फरवरी से ये बजट सत्र शुरू होकर 5 मार्च तक ये बजट चलेगा और यहाँ विपक्ष द्वारा हंगामे के काफी आसार देखने को मिल रहे हैं। JK24 7 न्यूज के लिए सोनू यादव, लखनऊ। छत्तीसगढ़ में भाजपा की ऐतिहासिक जीत को लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता का आभार जताया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में भाजपा ने पूरे 10 सीट पर जीत हासिल किया है। साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत में भी जीत हासिल किया है, जिसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता का आभार जताया है। और मोदी की गारंटी को लेकर के जो आम जनता के बीच सरकार गई हुई थी और उस पे जो है जनता विश्वास जताया है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। वहीं इस ऐतिहासिक जीत को लेकर के भाजपा पार्टी में खुशी की लहर है, जश्न का माहौल है। हर जगह जहां जहां भाजपा के नगर निगमों में जीत हुई है, जीत का जश्न मना रहे हैं। वहीं आने वाले जो समय में भाजपा सरकार का कहना है कि हर नगर निगमों में, हर नगर पंचायत क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में अच्छी विकास किया जाएगा। वहीं विकास को लेकर के जो है नगर अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष जो है आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित ही भाजपा की सरकार में विकास होगा और छत्तीसगढ़ की जो है आम जनता को इस विकास से जो है भाजपा सरकार कोसों दूर ले जाएगी और अच्छे से अच्छा जो है विकास कार्य छत्तीसगढ़ में होगा। कैमरामैन पीयूष चौधरी के साथ विपत सारथी JK24 7 न्यूज रायपुर।